है। पहले सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आज का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक है कि मैरिज एज पर हिंदू मैथोलॉजी इज एक पवित्र बंधन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। और इनफैक्ट ये महाभारत के टाइम या रामायण के टाइम से ही पवित्र बंधन है। सो लव मैरिजेस पहले भी होती थी, अरेंज मैरिजेस पहले भी होती थी, पर जो हम फ्रीक्वेंसी की बात करें और हम इनमें डिफरेंस की बात करें, डेफिनेटली होता ही है। तो लव मैरिज में दो कपल्स, एक डिफरेंस जो मेन है जो मैं लाइमलाइट करना चाहता हूँ, लव मैरिज में दो कपल्स आपस में एक दूसरे को जानते हैं, दे मीट ईच अदर, दे हैव अ गुड बॉन्डिंग, देन दे at one time after few years of life they feel कि they have to marry, and this is called a love marriage। पर अरेंज मैरिज दो फैमिलीज के बीच में मैरिज होती है, उसमें कपल्स की नहीं। अरेंज मैरिज में पूरी फैमिली, दो फैमिलीज की शादी होती है। सो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि लव मैरिज क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले जो मैरिज होती है एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। सो इट इज अ डिसीजन ऑफ बोथ द लाइफ पार्टनर्स। उनका अपना डिसीजन होता है कि हमें किस प्रकार का लाइफ पार्टनर चाहिए। हर एक की अपनी डिमांड्स होती हैं, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो दे फिट एज पर अकॉर्डिंगली एंड एज पर एक बहुत बढ़िया किसी ने मुझे बोला है कि हर इंसान की या हर इंसान की शादी हो जाती है, कुछ कुछ ही रह जाते हैं, पर मेजोरिटी लोग दे गेट मैरिड। तो किसी भी शादी का बेस क्या होता है, किसी भी रिलेशनशिप का बेस क्या होता है, वह होता है प्यार। In love marriages there will be no question on whether love happens or not। definitely love marriage है तो definitely love has happened, तभी उसको love marriage बोलते हैं। love marriages में couple they know each other very well, मोस्ट प्रॉब्ली अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एट टाइम्स जो आजकल की जनरेशन बोलती है कंपैटिबिलिटी भी होती है। हेंस उसमें लॉन्ग लाइफ में कभी कंफ्लिक्ट्स नहीं हो सकते, जो कि अरेंज मैरिज में इस टाइम हो सकते हैं। फिर दोज हु वांट टू गो फॉर अ लव मैरिज दे हैव अ चॉइस, दे कैन आइदर गो फॉर अरेंज और दे कैन आइदर गो फॉर द लव मैरिज। पर लव मैरिज में भी मोस्टली हैपन विद द पीपल ऑफ सेम कास्ट, क्लास और रिलीजन। प्लान जो लव मैरिजेस होती हैं, जो प्लान लव मैरिजेस होती हैं, आई एम नॉट सेइंग जो लव मैरिज होती है प्लान, उनमें उनमें हैप्पीनेस हो सकता है, दे रिजल्ट इन हैप्पी फैमिलीज। जो प्लान मैरिजेस होती हैं जनरली इक्वालिटी होती है, लव मैरिज में इक्वालिटी रहती है। अब जहां इसके एडवांटेजेस हैं डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जहां पॉजिटिव साइन होता है और नेगेटिव साइन होता ही है, तभी दुनिया चलती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लव मैरिज ना करें या लव मैरिज करें, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर कंपैटिबिलिटी, अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, अपॉन द नेचर ऑफ द पर्सन। Now coming to the disadvantages of love marriage। So mostly आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लव मैरिजेस में कपल इंडिपेंडेंट होते हैं। यदि दे वांट टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप तो वो अपने किसी भी पेरेंट्स का या रिलेटिव्स का ओपिनियन नहीं ले सकते। पर अरेंज मैरिज में कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स साथ देते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। लव मैरिजेस इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इज स्टिल अनएक्सेप्टेबल बिकॉज कई बार ऑनर किलिंग हो जाती है। मैं स्टेट का नाम नहीं लेने जाता, पर अभी भी कुछ जगहों पे इट इज नॉट पॉसिबल। यंगस्टर्स दे मे कंफ्यूज अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन विद लव, ये भी डेफिनेटली होता है। एंड लव इज द ओनली थिंग वी, खाली लव, हमें लाइफ में क्या क्या खाली प्यार नहीं चाहिए, एक तो हिस्सा है प्यार, वन ऑफ द कंपोनेंट इज लव। वी नीड टू हैव अ गुड बैकग्राउंड, वी नीड टू हैव अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन, हमें सर्वाइव करना है। तो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में हमें सर्वाइव करना है, लव के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड, लव के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन, लव के साथ साथ एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो थे देखिए दर्शकों लव मैरिज के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। अभी तो हम एक एस्पेक्ट है, अभी हम आपको अरेंज मैरिज का भी करेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो डिसीजन आपका है। मैं ये नहीं कहता कि आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, ये डिसीजन आपका अपना है। ये नहीं कि आपने लव किया किसी को तोड़ दो मेरे कारण या मुझे जुतिया पड़े, ऐसा नहीं। सो एडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिज क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अरेंज मैरिज में पेरेंट्स एक दूसरे को, फैमिलीज को इंक्वायर करते हैं। लव मैरिज में खाली बॉय और गर्ल आपस में इंक्वायरी होती है, देन दे गेट मैरिड। ओके, सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी अरेंज मैरिज में कि जब आप इंक्वायर करते हो relationship with a, you can get a good relationship, good rapport with a similar kind of family as well, जो कि लव मैरिज में at times नहीं हो सकता। This prevents trusting blindly which happens in love marriages। love marriages में ट्रस्ट हो सकता है पर इसमें ट्रस्ट ब्लाइंडली हो सकता है। पेरेंट्स
और जो हमारे होते हैं पेरेंट्स वो वेल विशर्स ही होते हैं, एंड देन दे थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड इकोनॉमिक कंडीशन। लव मैरिज में सबसे पहले लव, देन आपका आता है फ्यूचर, देन इकोनॉमिक कंडीशन। प्लस प्लान्ड लव मैरिजेस बहुत कम होती हैं, उनमें फ्यूचर और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है। कपल्स मोस्ट लाइकली थिंक अबाउट द फैमिली फर्स्ट। जहां लव मैरिज में कपल अपने बारे में पहले सोचता है, यहाँ पे फैमिलीज के बारे में सोचता है। तो उसको बेसिकली अरेंज मैरिज में एक ही चीज सिखाई जाती है कि बेटा आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है, क्यों एडजस्ट करना है? बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप की गुड क्वालिटी होती है एडजस्ट करना, उसको सिखाया जाता है। लड़की को पेरेंट्स सिखाते हैं, लड़कों को पेरेंट्स सिखाते हैं दैट यू हैव टू एडजस्ट। और एक रिसर्च किसी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने की थी, लव इन लव मैरिजेस में फेड अवे। लव इन लव मैरिजेस में फेड अवे विद द टाइम, बट लव इन अरेंज मैरिजेस दे ग्रो विद टाइम। बिकॉज कोई लव मैरिज में यू नो ईच अदर, इतना आप जानते हो, वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, बस एक टैग लग जाता है। पर अरेंज मैरिज में आप नहीं जानते एक दूसरे को, इसलिए वो क्यूरियोसिटी होती है, वो तभी लव ग्रो करता है। अब जहां इसके एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपकी अपनी किस्मत है, यू गेट व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, यू गेट व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, यू गेट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। कपल्स दे डू नॉट नो ईच अदर बिफोर मैरिज, पर लव मैरिज में जानते हैं। इफ दे हैव मेनी डिफरेंसेस दे कैन नॉट लिव टुगेदर, मैरिज में ब्रेक, ये भी पॉसिबल है। और टू मच सबमिसिव, मतलब कभी कभी एल्डर्स इतने सबमिस हो जाते हैं, पर लव अरेंज मैरिज में डाइवोर्स होने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज उनको पहले ही एक कंडीशन किया जाता है, भाई आपको एडजस्ट करना है। और प्लस इसमें एल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट है, लव मैरिजेस में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका अपना डिसीजन है। ठीक है जी। फिर डिवोर्स रेट की हम यदि बात करते हैं तो लव मैरिजेस के मुकाबले अरेंज मैरिजेस में बहुत ही कम है, एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट दे आर हैप्पीली मैरिड, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ एडजस्टमेंट की होती है, बात सिर्फ बच्चों के लिए कभी कभी द हस्बैंड एंड वाइफ दे टुगेदर, बात सिर्फ एक मैरिटल प्रेशर के लिए दे आर टुगेदर, और या अपने एल्डर्स की एक उन्होंने एक एल्डर्स को एक प्रॉमिस दिया होता है कि भाई हमने निभाना ही है। पीपल हु गो फॉर अरेंज मैरिज दैट आपस में कंफर्टेबल नहीं भी होते, पर प्रॉब्लम्स तो होती हैं पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं, पर लव मैरिज में एट टाइम्स प्रॉब्लम्स कैन वर्सन। सो बेसिकली लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, बेसिकली कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए आपका, इसके अलावा अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। ये तो है मेरे व्यूज रिगार्डिंग मैरिजेस। So I want to hear your views, and in fact viewers also want to hear your views. What are your views regarding this? थैंक यू सर। जो आपने बोला बहुत परफेक्ट बोला, और आज की जो डे टू डे लाइफ में ये जो हो रहा है यही हो रहा है। आज भी हम शादियों को लेके है ना ज्यादा करके कंफ्यूज रहते हैं। अगर सपोज लव भी मैरिज लव करने के लिए भी सोचते हैं तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि इसमें पेरेंट है ना फोर्स ना करे, सबसे फर्स्ट थिंग, बिकॉज इज अ रिलेशनशिप। आप आपको पेरेंट को ये रिलेशनशिप नहीं निभाना होता है, इट्स जो बॉय और गर्ल होगा उसे निभाना रहेगा। तो मेरे पास एक केस आया, तो मैं एक केस से स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होता है और उसको क्या रिस्पेक्ट क्यों देना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, यू हैव टू एक दूसरे की रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है, तो ही आपका आगे जाके आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगा। सिर्फ वो एक या 2 दिन का डे का नहीं है कि ठीक है एक दो दिन में, जैसे जॉब होता है, एक दो दिन में पसंद आया तो ठीक है और तीसरे दिन हमको नहीं पसंद आया तो हम घर पे भी आ सकते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। पहले तो स्टिग्मा लगा दिया है अरेंज मैरिज, मतलब एक गलत डेफिनेशन सोसाइटी में बन गया है। शादी शादी होती है चाहे वो कैसे भी कंडीशन में हो, ठीक है। तो मैं एक केस से स्टार्ट करती हूँ। मेरे मेरे पास एक केस आया था जो 2012 की बात कर रही हूँ। तब आई वॉज न्यू एक्चुअली, मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे ये केस बहुत अच्छे से पता है क्योंकि इट वॉज अ फर्स्ट केस, मेरा एक फर्स्ट केस था। तो लड़की ने पहले तो मना कर दिया कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, तो पेरेंट ने फोर्सफुली करवा दिया। लड़की ने कहा कि ठीक है आप गारंटी लेते हो इस लड़के की
कि ये लड़का अच्छा रहेगा, मुझे अच्छे से रखेगा। तो पेरेंट ने है ना ये भी करके दे दिया कि उसको लिख के दे दिया कि आई एम, सब कुछ एकदम स्टैम्प पेपर पे एकदम परफेक्टली। देन आफ्टर कुछ समय, कुछ 1 वीक भी नहीं हुआ होगा शादी को, डेली लड़की को फोन है ना आता है पेरेंट के पास में कि आपने कहा था ना पापा कि मैं गारंटी देता हूँ, इसने मेरे को मोटी बोल दिया। किस जरूरत, हाँ सीरियसली, इट्स अ, सी द मैरिज, मतलब मैं ये मैरिज के इसको जोक बना दिया था। मेरा मतलब ये है, तो ये एक रिलेशनशिप है, इसको रिस्पेक्ट देना। आज तक आप लोगों ने मुझे, मतलब वो बेटी बोलती है, आज तक आप लोगों ने मुझे है ना मोटी नहीं कहा, आज उसकी हिम्मत कैसी हुई? इस सिनारियो ऑफ द अरेंज मैरिज तो जानना नहीं, जानना भी नहीं, 1 हफ्ते में क्या शादी का पता ही नहीं चलता है कि आप एक दूसरे को कितना जानते हो। लव मैरिज हो तो एक दूसरे से पहले ही पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। बट सो कंडीशन फोर्सफुली, मेरा मतलब है कि किसी को भी फोर्सफुली पेरेंट को नहीं करना चाहिए। एक लाइफस्टाइल, एक क्वालिटी देनी है। हर छोटी छोटी बातों पे है ना उसे अपने पेरेंट को फोन करने की आदत सी पड़ गई, और वो रिश्ता 2 महीना भी नहीं टिका। अंडरस्टूड? तो ये रिश्ते में है ना, ये जो ये प्रॉब्लम आती है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, इसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप चाहे कोई भी मैरिज करो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पेरेंट के साथ में सबके साथ, जैसे सर ने कहा कि ये एक बंधन होता है और एक पवित्र रिश्ता होता है, दोनों फैमिली का है ना, वो दोनों फैमिली की अरेंज होती है, मतलब दोनों की मद मद से ये सब होता है। तो चाहे वो आजकल तो मैंने देखा है कि लव मैरिज में भी पेरेंट अरेंज करवा के देते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। पहले कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब तो ये हो गया है, चाहे इंटरकास्ट हो या कास्ट हो, वट। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो रिस्पेक्ट इस चीज को देना है, साथ साथ में आप क्या चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अरेंज मैरिज में ये देखा है कि बहू आ गई है तो मतलब सब आता है। स्पेशली मैं इन लॉज के बारे में बात करती हूँ कि देखो, अगर हम जॉब पे भी जाते हैं तो 6 महीने की हमें ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमें उसके सिस्टम के बारे में नहीं पता रहता है। एटलीस्ट हम 6 महीना उससे समझने की कोशिश कर। तो बहू मतलब एक स्टिग्मा, आज भी लोग घरों में आज भी उसी की तरह, नहीं वो बहू है, उसको सब आना चाहिए। तो ये सब चीजें है ना आप नहीं करो, उस बेटी की तरह समझाओ, उसको पता नहीं है किचन में कौन सी आइटम कहाँ पे रखी हुई है। तो ये चीजों पे भी आपको ध्यान देना है कि ये एकदम से आप शादी कर ली, चाहे वो अरेंज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, कैसे भी रिलेशन हो, सिर्फ यू शुड बी रिस्पेक्ट फॉर जो सामने आती है। तो सारा घर छोड़ के आती है, उसको कुछ नहीं पता रहता है कि कौन कहाँ पे क्या है, सबके नेचर नहीं पता है। अगर अरेंज में होगा तो, लव में भी किसी को पता नहीं रहता है नेचर, क्योंकि लव मैरिज में हम एक दूसरे से मिलते जाते हैं, इतना पता रहता है कुछ आदतें और, लेकिन जब एक्चुअली उसका जो लाइफ है वो शादी के बाद में स्टार्ट होता है। उसकी आदतें और भी ज्यादा जानने के लिए हस्बैंड की आदतें पता चलती है। अभी तो हमें बहुत सुहाना लगता है, अगर लव मैरिज की भी मैं बात करूं तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में है, टाइम दो, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो। उसे अंडरस्टैंडिंग, उस घर में एडजस्टमेंट बोलो या फिर उस घर के लिए आपने उसको क्या देना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ तक देखा है लोग 3-3 4-4 शादियां भी करते हैं बिकॉज ऑफ उनको ये माहौल नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आते, वैसे भी देखो डिवोर्स केसेस, अगर डिवोर्स देखे जाए तो इंडिया में अब बढ़ रहे हैं, पहले नहीं थे। तो डिवोर्स के कारण भी यही है कि आप कितना, आप अपने फैमिली को और जो आने वाली है उसको कितना आप, कितना वेलकम करते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो। और हम ऐसा बोलते हैं कि है ना, क्यों है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हुई, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है या मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है। नॉर्मली ये मैंने यहाँ तक देखा है लोगों का 12-12 साल के रिलेशनशिप में भी 1 महीने में है ना बोलते हैं कि मुझे इस लड़की के साथ में नहीं रहना, इतना भी देखा है। तो ऐसा ऐसा क्या रीजन हो जाता है, इसकी वजह से इन लोगों का प्रॉब्लम आ जाती है, डिवोर्स तक आ जाती है। 2 महीने में आप डिवोर्स, 12 साल से आपका रिलेशनशिप में हो, फिर भी 2 महीने में आप डिवोर्स ले रहे।
तो मेरा मतलब है कि जो रिलेशनशिप है आप पहले स्ट्रांग बनाइए, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो कोशिश पीरियड हमें दिया जाता है 6 महीना 1 साल, वॉट एवर जो भी आपकी कंडीशन के हिसाब से, उसमें आपको स्ट्रांग बनाना है उस लड़का या लड़की के साथ में, हस्बैंड वाइफ दोनों को रिलेशन इतना मजबूत बनाना है ताकि ये जो जो ये बात की जो कड़ियां बोल रही हूँ ना मैं, कि ये क्यों होता है, मतभेद क्यों होता है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये होने की बहुत बहुत चांस नील हो जाएंगे, रिड्यूसिंग हो जाएगा। क्योंकि आप एक दूसरे को समझोगे, नेचर समझोगे, साथ साथ में फैमिली के लोगों को भी, मैंने एक फैमिली का भी ये देखा है कि 1 साल तक बहू से है ना किचन में काम नहीं करवाते हैं, इज अ रूल्स, मतलब उन्होंने पहले ही रूल्स बना के रखा है कि 1 साल एटलीस्ट बहू को काम नहीं करने देना है किचन में, या फिर कोई भी काम जिससे उसको कंफर्टेबल होने में 1 साल लगेगा। तो सी ऐसे भी कल्चर वाले जो है वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, और बहुत अच्छे से, क्या उनकी लाइफ स्टाइल ही बहुत अच्छे से चल रही है आज भी रिलेशनशिप में, इतना सब कुछ है, जबकि वो अरेंज मैरिज है। तो ये अरेंज और लव मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैरिज। मैरिज इज कॉमन वर्ड, राइट? तो कॉमन वर्ड को हमें एक दूसरे से रिस्पेक्ट करवाना है, ना ही कि आपको किसी तरह से है ना उसे उल्लंघन करना है कि ठीक है चलो आज नहीं जम रहा है तो डिवोर्स इज वेरी इजी स्टेप। मैंने देखा है कि डिवोर्स डिवोर्स हाँ ठीक है कोई बात नहीं तुझे, क्योंकि आजकल है ना इंडिपेंडेंस हो गए हैं सब, लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है, ठीक है तुम्हें नहीं जम रहा है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल्सो अर्निंग। तो ये सब चीजों को है ना बहुत, एक तो ईगो आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, ईगो को नहीं लाना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें रिलेशन अगर हमने अच्छे से निभा दिया तो ये जो ये लास्ट स्टेप आप बोलते हैं ना डिवोर्स डिवोर्स, वो हट जाएगा हमारे। अब ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि है ना हम एजुकेट हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा आ गई है कि क्या है। पहले हमें सोसाइटी का डर थोड़ा बहुत रहता था, अब नहीं है। पहले की तरह कंपेयर अगर हम करें तो पहले की तरह नहीं है, मुझे मेरी लाइफ जीनी है, इस तरह का माइंडसेट बन गया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ आपके रिलेशनशिप में कितना अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रोमाइज भी मत कीजिए, एडजस्टमेंट भी मत कीजिए, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। और आपकी लाइफ में आसपास के जो आपके जो रिलेटिव्स हैं, मदर इन लॉ फादर इन जो भी आपके हैं, उनको क्या चाहिए, उनका क्या है, उनके माइंडसेट क्या है। सी देखो वो तो उनके पुराने जमाने के टाइप के थोड़ा बहुत तो रहेगा, वो नहीं हटेगा, बट आप कितना उनको समझते हो दैट्स इम्पोर्टेंट। आपकी कितनी आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इज अ गिव एंड टेक का काम हो जाता है इसमें, कि आप कितना ले रहे हो और कितना दे रहे हो। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके बेटे का घर खराब हो रहा है, या पेरेंट को भी ये नहीं लगता है कि मेरी बेटी खुश रहे। तो नॉर्मली पेरेंट का यही माइंड थॉट रहता है कि मेरी बेटी जहां भी जाए बहुत ज्यादा खुश रहे, तो उनका एक ही मोटिव रहता है। तो ये मैरिज को आप ज्यादा करके लोग जोक बना देते हैं, उसे नहीं करें। और ना ही उसे है ना बताओ किसी का एक रूप बता दे कि शी लव मैरिज की है ना इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है, शी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए, दैट्स अ स्टिग्मा। ये नहीं करना है। आपके साथ में पहले आपको अंडरस्टैंडिंग के रिलेशनशिप में है ना आप कितने हो, कितना आपका स्ट्रांग है, आप कितना रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ में, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो थैंक यू सर। तो आप बताइए। मैं कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ, चाहे लव हाँ मैरिज जी करो सर। चाहे अरेंज मैरिज करो, तो रिलेशनशिप के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि सबसे पहले दोनों पार्टनर सीरियस होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एंड उनकी नेचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनको प्रोफेशनली पता होना चाहिए कि भाई मेरा प्रोफेशन है, हम मुझे प्रोफेशन को कितना टाइम देना है, मुझे अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, और मुझे हमें आपस में कितना टाइम देना है, ठीक है।
और हमें बेबीज का प्लान करने हैं, सिंस फैमिली में एडजस्टमेंट जरूरी है तो हमें फैमिलीज की एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। सो जबरदस्ती या वो तो नहीं कर सकते। सी आजकल जो इश्यूज आ रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी के, इंडिपेंडेंस के, तो इसके कारण क्या होता है कि एक सबसे पहले तो आजकल टाइम ही नहीं होता है किसी के पास, तो डेफिनेटली वो आपकी डिवोर्स की तरफ जाते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। पर फिर भी इफ वी टॉक अबाउट द डिवोर्स रेट इन अरेंज मैरिज, फिर भी दे आर लेस बिकॉज उसमें एल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। लव मैरिजेस में नहीं होती है। लव मैरिजेस में फर्स्ट मोस्ट चीज क्या होती है, लव होता है, दैट इज अट्रैक्शन होती है, इन्फैचुएशन होता है। ओके, अरेंज मैरिज में मैंने जैसे बताया कि दो फैमिलीज की शादी होती है। लाइफ पार्टनर दे मस्ट बी सिलेक्टेड। हमें कैसा लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना है, वी कुड बी अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल एंड नॉट बाय द फोर्स। फोर्सिबली नहीं करना है, आपस में बात कीजिए। सी यदि आपको, कुछ लोग हफ्ते में भी बात करके भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो कुछ लोग साल बात करके भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सो अपना अपना टाइम है, अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी है। टेक योर ओन टाइम। शादी तभी करो जब मेंटली आप रेडी हो, आपका आप करियर वाइज आप रेडी हैं, आपका करियर सेट है। फोर्सेबली नहीं करना है, सोसाइटी के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। बिकॉज जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके 32 दांत गिर जाएंगे, या जब आपको बीमारी होगी, तो आपके बच्चे बाहर होंगे। मेजोरिटी लोग अगर हम देखें आजकल, तो मेजोरिटी जो बच्चे हैं बाहर ही हैं। तो आपको कोई ना कोई साथ चाहिए ना, ग्लूकोज लगाने के लिए, दवाई देने के लिए, या आप लगाओ या वो लगाए। तो सी आप तभी कीजिए जब आप मेंटली और फिजिकली रेडी हैं। किसी के दबाव में आके नहीं करना है। और अपनी प्रॉब्लम्स को, जो आजकल की जनरेशन या पहले भी जो होती थी कि जैसे पहले जनरेशन नहीं, पहले पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते थे कि अपनी प्रॉब्लम्स सुनाओ। वो कहते थे यू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम, तो चांसेस ऑफ डिवोर्स कम होते थे। अब एट टाइम्स पैम्पर्डनेस बढ़ गया है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है, प्रॉस्पेरिटी के कारण पैम्पर्डनेस बढ़ गया है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो डेफिनेटली लोगों में जो फोन करना, कंप्लेंट्स बताना, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपसेट नहीं होते, पेरेंट्स इनफैक्ट डबल अपसेट होते हैं। बिकॉज उनको अपने काम का स्ट्रेस है, उनको अपने दूसरे बच्चे का स्ट्रेस है, उनको अपनी बेटी का स्ट्रेस है जो कि घर छोड़ के आई है। एक तो ये स्ट्रेस है। सो आई डोंट थिंक तो कि छोटी छोटी बातें बताना और उसका कोई सोल्यूशन ना निकलना और फिर मिसकम्युनिकेशन के कारण लड़ाई झगड़ा करना, वो तो डेफिनेटली लड़ाई होना ही होने। दूसरा, सिंस वो अपना घर छोड़ के आई है, तो बॉयज की फैमिली को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, भाई ये घर छोड़ के आई है, तो डेफिनेटली वी नीड टू ट्रीट हर प्रॉपरली एंड शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस। उसको धीरे धीरे करके, जैसे कोई कॉलेज में फ्रेशर आता है, हम तुरंत रैगिंग नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको क्लेमेटाइज करते हैं। वैसे ही कोई भी न्यू कमर आएगा, कोई भी शादी करके आता है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बेसिक तो शादी निभाने से शादी निभाना ही होता है ना। शादी से पहले कितने लव अफेयर्स होते हैं, टूट जाते हैं, कितने लोग शादी करते हैं, कितने लव अफेयर्स पूरे होते हैं शादी में, 1 to 2 to 3 to 5% मैक्सिमम। डेफिनेटली आज के लोग लव कम अरेंज कर रहे हैं। अभी भी मैंने घंटा पहले किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, पर ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि लव मैरिज ना करो, मेरी खुद की लव कम अरेंज मैरिज है। पर सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आप अपना टाइम लीजिए, आप पेरेंट्स को आपस में बात करने दीजिए, एंड सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। ये जो बार बार फोन करना, जैसे आपने एग्जांपल बताया, फोन करना, मैरिज चली नहीं है तो क्या चांस है कि सेकंड टाइम फोन नहीं करेगी अपने पेरेंट्स को जब वो शादी करेगी। सी हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है। बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल हैंडल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, निभाएं, फेथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें, यू हैव टू बी कंपैटिबल। आप एक सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बने, टाइम दे अपने आप को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 days अ वीक आप काम कर लें, 2 days अ वीक आपस में टाइम दे दें, ठीक है। अंडरस्टैंड करें, अगर एक बंदा लड़ रहा है तो दूसरा बंदा चुप रहे, दूसरा बंदा लड़ रहा है तो तीसरा चुप रहे। लड़ाई कब ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों ऐसे डिवोर्स की तरफ आती है, जब थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आपस में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लड़ाई की नौबत ही वहीं पे खत्म हो जाएगा। पर फिर भी जहां पे दो बर्तन होते हैं उन्होंने खटकना तो है ही है, जहां पे आ रहे हैं वहां टकरार तो होती है। पर हमें कोई भी मैरिज करें, लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, या कुछ लोग सोचते हैं कि सर मेरे उस फ्रेंड ने
लव मैरिज की नहीं चली, या पेरेंट्स के माइंड में भी होता है हमें किसी को देखा देखी नहीं शादी करनी है कि भाई उसका ऐसा हुआ तो हमारे साथ, जरूरी नहीं होता है, वो उसकी किस्मत में था, हो गया। पर आई हैव सीन फर्स्ट मैरिज ब्रोकन अप एंड सेकंड मैरिज दे आर वेरी सिक्योर, दे आर एडजस्टिंग एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द स्पाउस। ऐसे भी देखे हैं मैंने, करेक्ट। बिकॉज उनको समझ आ जाती है भाई हमने जो गलती की दोबारा नहीं करनी है। और डेफिनेटली ब्रोकन मैरिज से बच्चों पे डेफिनेटली असर पड़ता ही है, उनकी साइकी इफेक्ट होती ही है उनको रिलेशनशिप में। तभी तो आजकल कंपैटिबिलिटी, शादी, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। सो कोई भी मैरिज करें, प्रॉपरली तैयार, प्रॉपरली काउंसलिंग करवाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकाट्रिस्ट के पास जाके काउंसलिंग करवाएं, प्रोज एंड कॉन्स समझे, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ जाएं या उसके बाद जाएं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूं इनफैक्ट शादी के महीने 2 महीने बाद भी आप जाएं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही हैं, तो यू हैव टू डिस्कस विद अ काउंसलर। आप आपस में नहीं कर सकते, काउंसलर से डिस्कस करें। अगर नहीं काउंसलर से डिस्कस करना चाहते तो घर पे किसी समझदार इंसान से डिस्कस करें, बिकॉज जो समझदार इंसान घर का होगा वो बोलेगा अपने मसले खुद ही सॉल्व करो, वो कभी भी किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनेगा। पहले पेरेंट्स यही करते थे, तब चांसेस ऑफ डिवोर्स, वही आपको एडजस्ट करना है तो करना है। मुझे एक याद है एक इंस्टेंस की, किसी के घर कोई देखने गया, लड़का वॉज 5'6.5" और लड़की वॉज 5'7", तो लड़की कहती मैं तो हील्स नहीं डाल सकती। उसने कहा कि लड़का है, सेटल्ड है, और क्या चाहिए तेरे को लाइफ में, हाइट ने क्या कर लेना है, हो सकता है तेरा हो हील्स ना डाले। पर लकीली शी गॉट अ सन हु वाज टॉलर देन हर फादर, हिज फादर, एंड उनका वो भी ड्रीम पूरा हो गया। सी उस टाइम पे फादर ने एक स्टेटमेंट दी, ही अंडरस्टूड एंड शी वाज रियली प्रेजिंग, भाई मेरे फादर ने मुझे ये बोला तो मैं एडजस्ट कर गई। आजकल की जनरेशन सिंस इंडिपेंडेंट है, करियर ओरिएंटेड ज्यादा है, तो टाइम कम दे सकती है। एंड डेफिनेटली उस टाइम की जनरेशन और आजकल की जनरेशन में फर्क है, पर मैरिज पहले भी वही थी, अभी भी वही है, और आगे भी वही रहेगी, बिकॉज दो फैमिलीज का मिलन होता है। चाहे लव करो चाहे अरेंज, निभाना सीखो, बस खुश रहो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपस में सॉल्व करो, नंबर 1। दूसरे फैमिली को इन्वॉल्व करो मिनिमम से मिनिमम। तीसरा, नियर बाय साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, नियर बाय साइकाट्रिस्ट के पास जाके अपनी बेसिक प्रॉब्लम या काउंसलिंग डेफिनेटली कराएं। भाई प्रॉब्लम्स होती हैं डेफिनेटली, मैरिज के बाद एक लाइफ चेंजिंग होती है। मैरिज के बाद अपने फैमिली को कैसे रहना है, फिर उसके बाद बेबीज पैदा होते हैं, फिर उनकी एजुकेशन, सारी लाइफ टोटलिटी वैसे नहीं रहती है जो कि आपकी टीनेजर या एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। फोर्सिबली भी नहीं करनी है, टेक योर टाइम, पर टाइम अप्रोप्रिएट ही लीजिए, ताकि दो फैमिलीज की एक इज्जत और डिग्निटी मेंटेन रहे। यदि आपको लगता है फर्स्ट गो में यू आर नॉट हैप्पी, यू मीट अनदर टाइम। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ 3 मीटिंग्स कर लीजिए, देन यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स बिफोर कंक्लूजन निकालने से पहले। पहले लोग विचोले होते थे, करवा देते थे, आजकल कोई विचोला नहीं बनता है, बिकॉज nobody is sure कि whether he's or she will say yes or no, or nobody is sure about the affairs which he or he is having presently, nobody is sure। पर फिर भी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, शादी को निभाएं जितना निभा सकते हैं, खुशी खुशी, ऑनेस्टली, फेथफुली, और टाइम निकालें। और हस्बैंड वाइफ हफ्ते में एक बार डेफिनेटली टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इंटीमेसी चाहे फिजिकल होगी चाहे मेंटल होगी, बढ़ती उनकी बन जाएगी। ये मेरा कंक्लूजन पॉइंट है लोगों के लिए। तो मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। इनफैक्ट मेरे खुद के विचार थे जो मैंने शेयर किए, तो आई थिंक काफी हेल्प होगी लोगों को। चलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर द लेक्चर। थैंक यू, माय प्लीजर सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर यू कमिंग, एंड आपने अपने व्यूज बताए और बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस की। उसके साथ में सर खत्म होने से पहले मैं एक और चीज है ना बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो भी है लव मैरिज या अरेंज मैरिज में भी है, तो पहले तो दोनों की जो नर्चरिंग है जो पेरेंट ने की है वो दोनों की अलग अलग होती है। सबसे फर्स्ट थिंग, आपके विचार और शायद इसके विचार सबके दोनों के दोनों थॉट प्रोसेस में अलग ही रहेगी, और दोनों में बहुत सारी खामियां भी होगी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करना है कि अगर सपोज कोई चीज आपको नहीं भी पसंद आती होगी, ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल,
तो वो चीज अगर आपको पसंद नहीं आती है तो उसको बोल दिया करो कि आई डोंट लाइक दिस योर बिहेवियर। सेम वाइस वर्सा, अगर आपको उसकी कोई चीज पसंद नहीं आती तो बोल दिया करो, ताकि दोनों में ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रहे, ना ही कोई झगड़ा। क्योंकि झगड़ा होने का रीजन यही होता है कि मुझे ये तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है या फिर ये चीज पसंद नहीं है, इसकी वजह से मुझे इरिटेट होता है। तो इरिटेट होने के बजाय हमें है ना इसका ये सॉल्यूशन निकालना है। तो आप ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, इसकी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी कब बन जाती है पता नहीं चलता है। तो इन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिए और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के साथ में जिए और अच्छे से जिए। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। कोरोना काल चल रहा है तो जितना हो सके उतना रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए जहां तक आप घर पे हो। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छे से आपने इसे अच्छे से अपने व्यूज डाले हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।